इस चैप्टर में हम गति एवं बल के बारे में देखेंगे। तो यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उस वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। इसके अपोजिट, यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मोशन कहलाती है। अब देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बाह्य बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है। यानी कि जो वस्तु गति कर रही है वो अपनी गति अवस्था में ही रहेगी और जो वस्तु विराम की अवस्था में है वो विराम ही रहेगी। ये क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। इसीलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। यानी कि बस में कोई व्यक्ति खड़ा है और बस आगे बढ़ रही है तो व्यक्ति का जो शरीर है वो उसी स्थान पर रहना चाहता है, इसलिए बस तो आगे चले जाती है लेकिन उसका शरीर पीछे हटता है क्योंकि वह उसी स्थान पर खड़े रहना चाहता है। तो ये होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल की दिशा के ही अनुदिश होती है, यानी कि बल की ही दिशा में होती है। जैसे गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसके हाथों पर चोट ना लगे। तो यहाँ पर F जो होता है इक्वल टू ma। ये जो फार्मूला आया है कहाँ से आया है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आया है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जैसे बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट एवं वायुयानों की गति, ये सभी क्या होती है? न्यूटन का तृतीय गति होता है। डिस्टेंस क्या होती है? गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई जो होती है दूरी कहलाती है। दूरी क्या होती है? दूरी एक अदिश राशि है। सदिश अदिश के बारे में मैंने मेजरमेंट वाला चैप्टर में बता दिया है, वहाँ एक बार आप देख सकते हैं। विस्थापन, गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है? उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। मान लीजिए ये है A और ये B है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन जो होती है एक सदिश राशि होती है जो कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। चाल के बारे में देखें तो चाल को होता है किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहते हैं। कि एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। वेग, वेलोसिटी, समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर उस पिंड का वेग कहलाती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसकी जो मात्रक होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। विमीय सूत्र के बारे में भी मैंने आपको उसी चैप्टर में, मेजरमेंट चैप्टर में बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी विशिष्ट एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती है तो इसे त्वरण कहा जाता है। यदि इस समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है तो इसको मंदन कहा जाता है। ठीक है, आगे है प्रक्षेप्त गति। जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ बनाता है और प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है और उसकी जो गति होती है प्रक्षेप्य गति होती है। ठीक है, उसकी जो वक्र होगी वो प्रक्षेप्य वक्र होगी, उसकी गति होगी प्रक्षेप्य गति होगी। इस गति का प्रक्षेप्य पथ सदैव परवलयकार होता है और जो उसका पथ बनता है ना प्रक्षेप्य पथ, वो हमेशा कैसा होता है?
परिवलयकार होता है। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? प्रक्षेप्य पथ के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल होता है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अभिकेंद्रीय बल वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। अपकेंद्रीय बल वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। और केंद्र के बाहर की ओर लगता है, इसलिए अपकेंद्रीय बल होता है। और इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, ये सभी क्या होती है? अपकेंद्रीय बल के काम पर काम करती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण। आपको बताना है कि जो दोलन होती है और कंपन होती है, तो ऐसी गति का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा घड़ी के पेंडुलम की गति। तो घड़ी के पेंडुलम की गति जो होती है वो कंपन गति होती है, ठीक है। सितार बजाते समय तारों की गति, तो उसमें भी कंपन न होती है। जब सितारे बजती है तो क्या होती है? कंपन पैदा होती है। फिर हो गई झूले की गति। तो झूले की गति भी क्या होती है? दोलन गति होती है, दोलन करती है। तो क्या हो जाएगा? ये सारे, ठीक है, उपयुक्त सभी क्या हैं? दोलन गति अथवा कंपन गति का उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विरामावस्था होगा। यानी कि कोई वस्तु है, वो इस स्थान पर है और इस स्थान से गमन करते हुए यहाँ तक गया और फिर से अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच गया, तब इस समय जो विस्थापन हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो क्या हुई है, इसको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ चला गया फिर यहीं पर आ गया, तो दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर आ गए, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर पदार्थ की जो संवेग की फॉर्मूला क्या होती है? संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब इसको वेग से डिवाइड करने बोल रहा है, तो वेग से डिवाइड कर देते हैं। दोनों वेग कट गया, क्या बच गया? द्रव्यमान बच गया। तो कौन सी राशि प्राप्त हुई? द्रव्यमान प्राप्त हुई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेप्य गति। मैंने आपको बताया था प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप्य वक्र बनता है वो वक्र कैसा होता है? परवलयाकार होता है। इसमें जो दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होता है, यानी कि परवलयाकार है। इसमें मैक्सिमम परास कहाँ पर होगा? यहाँ पर ही होगा। तो यहाँ पर जो होगा, कितनी यहाँ पर कोण बनानी होगी इस लंबी कूद वाले खिलाड़ी को? तो ये क्या होगा? 45 डिग्री इसको बनानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु, यानी कि जब एक समान गति होती है तब इस पर एक वस्तु क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, जब एक समान गति होती है तो एक वस्तु क्या हो जाती है? त्वरित हो सकती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन
पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर किसी कर द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है वह समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या था? न्यूटन का प्रथम नियम था जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जो जड़त्व का नियम था वो किस चीज को परिभाषित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बल। जड़त्व का नियम कह दो या न्यूटन का प्रथम नियम, वो क्या था? यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो क्या करेगी? गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो क्या यहाँ पर कोई बल लगाया जा रहा है जिससे उसकी गतिमान वस्तु को रोका जा रहा है, या फिर जो स्थिर है उसको गति दी जा रही है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? क्यों पीछे करता है? क्योंकि उसको चोट ना लगे। और ऐसा किस चीज को कम करने के लिए करता है? तो ऐसा क्या होता है, उसमें जो आवेग होता है उस आवेग को कम करने के लिए वो अपना हाथ पीछे करता है ताकि उसको ज़्यादा ज़ोर से चोट उसकी हाथों पर ना लगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वह आवेग को कम करने के लिए ऐसा करता है। अब देखिए, त्वरण से संबंधित सूत्र कौन सा होता है? तो ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V माइनस यू डिवाइड बाय टी इक्वल टू ए। तो क्या हो गया? त्वरण। त्वरण का सूत्र मिल गया। नेक्स्ट है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति जो होती है उसका मात्रक क्या हो जाता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? जब हमने न्यूटन की गति का नियम देख रहे थे तो यहाँ पर भी देखा था कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो होता है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था अभिकेंद्रीय बल और दूसरा पढ़ा था अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर बल लगता है। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल में अंदर से बाहर की ओर बल लगता है। और इसमें एग्जाम्पल में हमने क्या क्या देखा था? वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, ये दोनों ही देखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण बल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रक्षेप्य गति होती है वह वो किस पर काम करती है? प्रक्षेप्य पथ पर। और प्रक्षेप्य पथ क्या बनाता है? एक परिवलयकार यानी कि प्रक्षेप्य पथ ही बनाता है। तो इसमें जो कण का वेग होता है वो कैसा होता है?
तो प्रक्षेप पथ में कण का वेग जो होता है एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, मान लीजिए घूर्णन करती हुई एक गोल मेज है, उस पर आकर एक लड़का बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग जो होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि सड़कों पर अच्छे से घर्षण बल होता है, लेकिन बर्फ़ जो होता है बहुत ही चिकना होता है, वहाँ पर घर्षण बल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है, इसीलिए बर्फ़ की जो होती है उससे सड़क पर चलना आसान होता है, या फिर उल्टा कह सकते हैं सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? जैसे अगर आपसे पूछे कि रॉकेट की गति कौन से नियम पर काम करती है, तो वो हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और कौन से संरक्षण पर काम करता है? तो वो काम करता है संवेग संरक्षण पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? यानी कि बेसिकली पूछा जा रहा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन की गति के कौन से नियम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि कोई भी चीज़ अगर, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लें, ज़मीन पर चल रहे हैं तो आपका पैर क्या कर रहा है? ज़मीन पर एक बल लगा रहा है, क्रिया बल लगा रहा है, और ज़मीन आप पर फिर से बल लगा रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो होती है प्रतिक्रिया बल। इसी कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए, यहाँ पर गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो कौन सा ऐसा बल होता है जिसके कारण वो आगे बढ़ता है? तो देखिए, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, जैसा अभी हमने देखा क्रिया प्रतिक्रिया का बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो क्या कर रहा है? घोड़े अपने पैर के द्वारा जमीन पर एक बल लगा रहा है, और जमीन उस पर वापस से दूसरी बल लगा रही है, यानी कि प्रतिक्रिया बल लगा रही है, जिसके कारण ही घोड़ा जो है वो आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, जो पेचकस होता है ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। बल आघूर्ण क्या होती है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, उत्तलोत्तक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए, जो उत्तलोत्तक होता है ये भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो बताइए कौन सा यहाँ पर सबसे कमजोर बल है इनमें से? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सबसे कमजोर बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ पर 4 आपको सेंटेंस दिए हुए, इनमें से कौन सा सही है उसको चूज करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि चाल व वेग दोनों दिशा व परिमाण होते हैं। तो फर्स्ट ही गलत हो गया, क्योंकि जो चाल होती है वो एक अदिश राशि है और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है। और वेग जो होता है एक सदिश राशि है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या लिखा है कि चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो ये क्या है? करेक्ट है कि चाल में केवल परिमाण होता है, क्योंकि ये आदेश राशि है, और वेग क्या है? सदिश है, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। चलिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो ये कौन से नियम पर काम कर रहा है? कौन से नियम के कारण ऐसा होता है? तो चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री की दिशा आगे की ओर झुक जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमने जड़त्व का नियम जो देखा था कि कोई व्यक्ति गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाह रही है। इट मीन्स जो बस है वो चल रही है, तो उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो भी गति में है। तो बस आगे की ओर चलती है तो वो उसका शरीर आगे की ओर झुक जाता है जब वो रुकता है, क्योंकि उसका शरीर आगे जाना चाह रहा है, गतिमान में रहना चाह रहा है। इसलिए जब ब्रेक लगती है तो वो आगे की ओर झुक जाती है। और ये नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम कहता है। नेक्स्ट है, तराजू व कैंची किस प्रकार का उत्तरोक्तक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तराजू और कैंची। ये जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक जो होते हैं वो 3 श्रेणी के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो हम बाद में देखेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल याद रखिए, प्रथम श्रेणी का है। नेक्स्ट है, घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? यदि आपको उत्तोलकता के बारे में समझना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए, नेक्स्ट है, घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बल का गुणनफल है। तो बल का जो डेफिनेशन मिलता है, बल का डेफिनेशन मिलता है वो न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है, लेकिन बल का जो फॉर्मूला मिलता है वो कौन से, त्न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिलता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से क्या करना है, सही कथन को चूज करना है। तो देखिए, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो देखिए, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है जड़त्व के कारण। तो बिल्कुल सही है कि गाड़ी जब चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है। दूसरा, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल, बिल्कुल सही है। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। तो नहीं, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।